ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। इंडिया टीवी पर आप देख रहे हैं वॉर रूम। बात हो रही है ईरान और इजराइल के इस जंग के बीच अमेरिका की दखलंदाजी और इसके बाद इस जंग का यूं तेज हो जाना। साउथ इजराइल के कई लोकेशन को टारगेट किया गया और ईरान ने मिसाइलें दागी। अशदोद शहर में ईरान की मिसाइलों ने तबाही भी मचाई है। कई जगहों पर हमले से तबाही का मंजर भी सामने आया है और अब सिविलियंस परेशान हो रहे हैं। उनके घर, उनकी आशियाने तबाह हो रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जंग होती है तब नुकसान हर आम व्यक्ति का होता है, जिसका जंग से कोई लेना देना नहीं होता, वो भी इसमें पिसता है। अशदोद शहर की बात हम बता रहे हैं तो तस्वीरें करके एक एक आपके सामने रख रहे हैं। एक ये तस्वीर जो अशदोद से आई है, अब आप ये देखें, नुकसान हो रहा है और नुकसान बहल सर, जहां पर आपने अपनी बात पिछले सेगमेंट में खत्म की थी, मैं वहीं से बात आगे बढ़ा रही हूँ। आपने कहा कि ईरान के पास उतनी कैपेबिलिटी नहीं है, लेकिन जितनी भी है उतने में भी वो बहुत कुछ कर पा रहा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मुझे आंसर बेसिकली एक्चुअली मैं यहाँ पे ये बात कहना चाहता था कि जो ईरान ने डिसीजन लिया है कि स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज को हम बंद कर देंगे, तो ये एक मेजर डिसीजन है इनका और इस पे अमेरिका ने ये कहा है कि अगर आप बंद करेंगे तो हम आगे आपके ऊपर और भयंकर कार्रवाई कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, 20% तेल जो है विश्व का वो यहाँ से जाता है। ये कौन से देश इफेक्ट होते हैं इसमें? ईरान, कतर, यूएई, ओमान, सऊदी अरेबिया, ये वाले देश इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, जो एक्सपोर्ट करते हैं, जो निर्यात करते हैं। और भारत भी एक बहुत बड़ा आयात करता है तेल का। यहाँ से 40% के करीब भारत का तेल यहाँ से आता है। और पहले क्या होता था कि ईरान से भी हम बहुत लेते थे, लेकिन ईरान से तेल लेना हमने बंद कर दिया जब सैंक्शंस की बात आई। और जब ये चीज आई है तो हमने रशिया का, जहां हम 1% से भी कम तेल लेते थे, आज 38 से 40% तेल हमारा रशिया से आता है और वो सस्ता भी मिलता है और उसको रिफाइन करके हम यूरोप में बेचते भी हैं, तो हमको डबल फायदा हो रहा है उसमें। और तीसरी चीज जो आती है कि हम जो भी ये इसको बंद करेंगे तो ऑयल प्राइसेस ऊपर जाएंगी। आज ऑयल प्राइसेस $75 के आसपास है, बीच में वो $78 भी चली गई थी। तो ऑयल प्राइसेस अगर ऊपर जाएंगी तो विश्व में सभी जगह इन्फ्लेशन बढ़ेगा और सभी को नुकसान होगा और भारत को भी नुकसान होगा, क्योंकि हमारा 85 से 90% ऑयल का हम आयात करते हैं, इस रूट से आता है। तो अब जो ये मेजर प्रॉब्लम ये आती है कि इसको एनफोर्स कैसे करेगा ईरान। अगर ईरान इसको एनफोर्स करता है तो वो ऐसे एनफोर्स करेगा कि उसके पास 7 में से 3 आइलैंड है, जिसके ऊपर 7 में से 6 आइलैंड उसने कंट्रोल कर रखे हैं। 6 में से 3 पे उसने सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स और एयर डिफेंस सिस्टम्स को डिप्लॉय किया हुआ है। और ये सिर्फ 23 किलोमीटर के आसपास का एरिया है, ये जो छोटी सी स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज है जिसकी विड्थ है। तो यहां पे या फिर वो माइन कर सकता है या फिर अपनी नेवी का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन अगर वो अपनी नेवी का इस्तेमाल करता है तो यूएस की नेवी जो है उसके ऊपर भारी हो सकती है। उनके 3 एयरक्राफ्ट कैरियर, 26 नेवल शिप और इतने सारे जहाज हैं इस एरिया के अंदर, 19 बेसेस में और 18 मेन बेसेस के अंदर। तो कहीं ना कहीं ईरान को बंद करने के बाद इसको एनफोर्स करने के लिए अगर उसने वहां माइन कर दिया तो सभी देशों को नुकसान होगा और उसमें भारत को भी बहुत नुकसान होगा। लेकिन भारत ने इसका, हरदीप पुरी जी की आपने एक बात सुनी कि हम इसको चेंज कर देंगे, हम नाइजीरिया से लेंगे, हम यूएस से लेंगे, हम ब्राजील से लेंगे, हम रशिया से और लेंगे, तो उससे हमारे पास विकल्प है, ऑप्शंस है। लेकिन कीमत ऑयल की फिर बढ़ जाएगी और जिसका नुकसान हमको भी होगा। हम इसी खबर पर आ जाते हैं। जरा वो नक्शा भी दिखाएं। मैं अपनी पीसीआर टीम से ये निवेदन करूंगी, जरा वो नक्शा भी दिखाएं। उससे और ज्यादा बेहतर समझ में आएगा कि भारत का इस पूरे जंग में न्यूट्रल स्टैंड होना कितना इंपॉर्टेंट है। उसके पीछे कारण यह है कि जो हमारा तेल आयात हो रहा है, जिस रूट से आयात हो रहा है, वहां से अभी हमें इकोनॉमिकल पड़ रहा है। दयाल सर, ये बंदर अब्बास जो है पोर्ट, उसकी तस्वीर है, यूएई ओमान की सिचुएशन और ये जो पूरा गल्फ है, इसे आप थोड़ा सा समझाएं सर। देखिए, जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है उसके थ्रू जो हमारा 20% ऑयल आता है, तो जो हम सऊदी अरेबिया से, यूएई से, खासकर हमारी गैस, पूरी की पूरी गैस पाइपलाइन जो है वो यहीं से, हमारी मैक्सिमम गैस जो है हमारी एलपीजी यहीं से आती है जी। तो ये हमारे लिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिटिकल है। और ईरान से हमने मतलब जो है तेल लेना बंद किया, वो भी हमारे लिए इकोनॉमिकली ठीक नहीं था। मेरा मानना है कि भाई हमें पहले ही अमेरिका को एक मैसेजिंग दे देनी चाहिए थी कि भाई ये सैंक्शन जो हैं
ये हमारी इकोनॉमिक इंटरेस्ट में नहीं है, हम इन सैंक्शंस को नहीं मानते। अब भारत इतना मजबूत है कि भारत को ऐसी सैंक्शंस वैंक्शंस की परवाह ना करते हुए अपने जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं उस पे मतलब तवज्जो देनी चाहिए। तो ये पूरा का पूरा जो स्टेट, और दूसरी बात एक देखिए ना, यहाँ पे अगर डिस्टर्बेंस होती है, 9 मिलियन लोग आपके हैं साहब, 1 करोड़ लोग आपके यहाँ काम करते हैं, सऊदी अरेबिया, यूएई, बहरीन, हर जगह 40-50 हज़ार आपके मतलब 1 लाख के करीब इवन ईरान में भी है। और मैं आपको एक बताऊं, यहाँ से आप $125 बिलियन हर साल आपको रेन्यूमरेशन आते हैं। दुनिया भर के घर चलते हैं यूपी में, और इधर जहाँ से ये लोग वहाँ के हमारे वो हैं, दुनिया भर के घर इसी से चलते हैं। दुनिया भर के लोग यहाँ पे हमारे काम कर रहे हैं। तो इस पूरे एरिया में अगर डिस्टर्बेंस आती है, और मैं तो अगर ईरान को मेरी यही सलाह होगी कि स्टेट ऑफ हार्मोन्स को क्यों आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो? आपके पास लिमिटेड मिलिट्री पावर है, आप अपने साथियों का नुकसान करने की बजाय आप इसका स्टेट ऑफ हार्मोन्स से पहले तो अमेरिका का कोई नुकसान नहीं होने वाला, इजराइल का कोई नुकसान नहीं होने वाला उनके, और अमेरिका तो चाहता है यहाँ तेल बंद हो जाए, सब तेल उससे ले, पूरा यूरोप उससे तेल ले, तो वो तो अपने तेल की भी तो मार्केटिंग कर रहा है एक तरह से। तो फिर ईरानी संसद, मैं पहले ये खबर जरा दर्शकों को बता दूं, हम जिस विषय पर हमने चर्चा करनी शुरू की, बहल जी ने इसे इनिशिएट कर दिया। दरअसल इजराइल और ईरान युद्ध के बीच दुनिया के लिए परेशान करने वाली खबर यही है कि अमेरिका के हमले के बाद ईरान की संसद ने हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने की मंजूरी दे दी है। हालांकि ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को इस फैसले को लागू करना अभी बाकी है, अभी केवल मंजूरी हुई है। लेकिन हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने की इस आशंका को ही देखते हुए दुनिया में चिंता बढ़ी है, क्योंकि इस हिस्से से दुनिया का 20% तेल एक्सपोर्ट किया जाता है। साथ ही पूरी दुनिया में सप्लाई होने वाली 1/3 प्राकृतिक गैस यानी कि एलएनजी भी इसी रूट से सप्लाई की जाती है। पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करने वाले देश अपने क्रूड ऑयल का ज्यादातर एक्सपोर्ट भी इसी रूट के जरिए करते हैं। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी कि ईरान और ओमान के बीच का एक महत्वपूर्ण वो सकरा समुद्री रास्ता है जिसके बंद होने से पूरी दुनिया के लिए तेल संकट खड़ा हो सकता है। इसी रास्ते से हर महीने 3000 से भी ज्यादा तेल और गैस के जहाज गुजरते हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट की अहमियत का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि दुनिया की कुल तेल आपूर्ति का लगभग 5वां हिस्सा इसी रास्ते से होकर गुजरता है, यानी कि हर 5 लीटर में से 1 लीटर तेल की सप्लाई इसी जगह से हो रही है। एक छोटी बात मैं करूंगा, देखिए जब रशिया से टैंकर्स आते हैं ना, तो यहां से 45 डेज लेते हैं जी। अब अगर रशिया से टैंकर्स आने, और अब आप देखो रेड सी में कहां से पहुंचेंगे, व्लादिवोस्टोक से अगर आएंगे तो वो तो 45 डेज नहीं, वो तो मेरे ख्याल में 95 डेज से ज्यादा हो जाएगा अगर मैं समय ज्यादा जाएगा, ईंधन ज्यादा तो जाएगा। नुकसान कितना है हमारा ना, प्राइसेस बढ़ेंगे। और आप ये कह रहे हैं कि इससे अमेरिका को कोई नुकसान नहीं होगा? कोई नुकसान नहीं अमेरिका। सवाल ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के अगर सबसे ज्यादा किसी को परेशानी है तो वो चीन को है। चीन तकरीबन 90% तेल ईरान का यहां से उठाता है, यानी कि पूर्ति तेल का अगर पैसा ईरान को मिल रहा है तो वो चीन दे रहा है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल जा रहा है। तो ये कहना कि चीन के लिए चीन मान जाएगा ईरान के साथ जिसकी संधि है, $400 अरब 20 साल की संधि है बिटवीन ईरान एंड चाइना। बिटवीन ईरान और रूस के साथ है $300 अरब की संधि अगले 20 साल के लिए। तो गैस का वो है, गैस की संधि, और ये तेल की संधि। तो जहां से इतना जाता है, भारत 40% तेल और 50% गैस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है। तो ऐसे इसमें स्पेशली आफ्टर द सैंक्शंस ऑन ईरान हम लोगों ने ऑब्वियसली अपना डाइवर्सिफिकेशन किया है। उस डाइवर्सिफिकेशन से एनर्जी पे इतना फर्क नहीं पड़ेगा, अगले 15-20 दिन 30 दिन तक भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हर एक देश के पास अपना रिजर्व होता है, वो रिजर्व इस्तेमाल होएगा। तो जहाँ तक माइनिंग का सवाल है, जो चीन अगर सोचता है कि हम उसको माइन कर देंगे, ये अपना ईरान सोचता है माइन कर देंगे, इतना आसान नहीं है। टोटल 33 किलोमीटर जो आप देख रही हैं, ये अगर 33 किलोमीटर का जो गैप है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का, उसमें ओमान भी है और उसमें ये ईरान भी है। तो इतना आसान नहीं है जितना हम लोग सोचते हैं कि माइनिंग कर देंगे। 50% ओमान का है एंड 50% ईरान का है, तो इट इज नॉट सो इजी। दूसरी बात,
चीन का इतना जबरदस्त इसके ऊपर तेल का निर्भरता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की, क्या आपको लगता है ईरान ये करेगा? या ईरान जो और हम सोच रहे हैं मध्यस्थता करेगा कौन? चीन मध्यस्थता किस लिए करेगा? अपने स्वार्थ के लिए करेगा कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है खुला रहे, उनको तेल मिलता रहे। अगर हम ये सोच रहे हैं कि चीन मध्यस्थता भी करे और ईरान उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद भी करे, ये हो नहीं सकता। तो ये तो सिर्फ एक थ्रेट है कि अगर आप लड़ाई जल्दी नहीं रोकते हैं तो हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद कर सकते हैं। आप कह रहे हैं कि चाइना भी ये चीज नहीं चाहेगा। भारत पर अगले 20 दिनों तक इंपैक्ट भले ही ना पड़े, लेकिन अगर ये बंद हो जाता है तो आज नहीं तो कल इंपैक्ट तो पड़ेगा। अभी अभी एक धमाके की तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये इजराइल से आई है। ये अभी अभी ये तस्वीर रिलीज की गई है। जबरदस्त इंपैक्ट इस धमाके का। ईरान ने इजराइल पर हमला तेज कर दिया है। साउथ इजराइल के कई लोकेशन को टारगेट किया गया है और ईरान ने अपनी मिसाइलें दागी है। अशदोद शहर की ये तस्वीर है। ईरान की मिसाइलों ने अशदोद शहर में तबाही मचाई है और एक्टिव रूट ये दिखाई दे रहा है। जिस कार में ये व्यक्ति ट्रैवल कर रहा है, ऐसा लग रहा है उसी की कार के डैशबोर्ड में शायद ये तस्वीरें रिकॉर्ड हुई हैं। बड़ा भीषण हमला है, बड़ा भीषण। दत्ता सर, हमला जी बिल्कुल। देखिए, जैसा हम डिस्कस कर रहे हैं सुबह से, ईरान के पास अभी इतनी कैपेबिलिटी है कि अगर अमेरिका को अभी स्ट्राइक नहीं करता, वो इजराइल को तो दहराता जा रहा है और जलाएगा जितनी उसकी क्षमता है। और दो बातें होती हैं, एक होता है यूज देम और लूज देम। अगर आपके पास में जो असला है आज के दिन में, अगर आप उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हो सकता है कि इजराइल उसको तबाह कर दे आगे, आप उसको लॉन्च करने की काबिलियत ना रखें। इसलिए ईरान के पास जो क्षमता है, जितना दहरा सकेगा इजराइल को दहराएगा, और जितना इजराइल दहलेगा उतनी चोट अमेरिका के ऊपर भी लगेगी। क्योंकि अगर अमेरिका ये न्यूक्लियर साइट के ऊपर हमला करने के बाद भी ईरान के हमले ना रोक पाए इजराइल के ऊपर, और इजराइल की जो अपनी क्षमता है काउंटर एयर या काउंटर मिसाइल की, उनके जितने डिफेंसिव सिस्टम्स हैं वो भी सैचुरेट होते चले जा रहे हैं। उनकी जो कीमत है, लागत है, बढ़ती चली जा रही है। ये इतना वो नहीं है कि एक मिसाइल ईरान की आई और आप सस्ते में उसको रोक रहे हैं। आप भी मिलियंस ऑफ डॉलर्स की एक काउंटर मिसाइल सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो आपका आयरन डोम हो, डेविड स्लिंग हो, एरो हो या थार्ड हो, तो हर एक की कीमत है ना। तो एक मिसाइल को रोकने के लिए आपको 10-10, 12-12 अपनी काउंटर मिसाइल उसके ऊपर लॉन्च करनी पड़ रही हैं। तो ये एक बैटल ऑफ अट्रीशन है जो चलती रहेगी जब तक ईरान के अंदर क्षमता है। और जहाँ तक इसको अगर काबू करना है, काबू सिर्फ ये नेगोशिएशन से हो सकता है, जिसके अंदर भारत एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। क्योंकि भारत के रिश्ते सब देशों के साथ अच्छे हैं, चाहे इजराइल हो, ईरान हो, यूएस हो, रशिया हो, और चीन के साथ भी हालांकि हमारी कश्मकश लगी रहती है, लेकिन उनके साथ भी हमारा बिहाइंड द सीन नेगोशिएशन होते रहते हैं। तो मेरा मानना ये है कि ये जंग लेकिन ट्रंप को तो ऐसा लग रहा है, जो रशिया का बयान है विशंबर दयाल जी, ये जो रशिया कह रहा है कि ट्रंप को या अमेरिका को किसी डिप्लोमेसी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर डिप्लोमेसी में इंटरेस्ट नहीं है तो ये तो हमले होते चले जाएंगे। और जितनी तबाही हम देख रहे हैं, इजराइल है तो एक छोटा ही मुल्क ना, आबादी भी उसकी इतनी बड़ी नहीं है। कब तक वो इस तरीके के हमले झेलेगा? नहीं, देखिए, मुझे नहीं पता ये जो अपने पास जो इन्फॉर्मेशन आई है ये सोशल मीडिया से आई है या ये पुख्ता या ग्लोबल। अगर पुख्ता है तो बहुत ठीक है, वरना क्या करेगा इजराइल? इन्फॉर्मेशन है, अशदोद शहर पर हमला हुआ है। बिल्कुल, देखिए, नहीं, पर एक और मैं बताऊं बात, इजराइल अब क्या करेगा, अपने अटैक्स को जस्टिफाई करने के लिए, मॉरल ग्राउंड्स हाई रखने के लिए कुछ ईरानी ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए भी क्रिएट करेगा, ताकि अपना जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, सिंपैथी फॉर इजराइल, उसमें भी वो यूज करेगा। इसमें कोई शक की इंफॉर्मेशन वॉरफेयर इधर से उधर चलेगी। लेकिन इजराइल भी कैपेबल है, ऐसे नहीं है कि इजराइल ये बार नहीं ले सकता। ईरान के पास इतना, हमारी मानना है कि ईरान के पास इतनी सैन्य शक्ति नहीं है कि वो इजराइल को तबाह कर दे या अमेरिका को कोई बड़ा नुकसान कर दे। और हॉर्मूज की खाड़ी को अगर वो बंद करता है तो उसका भी नुकसान है, और मैं समझता हूं उसका जो थोड़ा बहुत उसकी सिंपैथी है जो अरब वर्ल्ड में, वो लूज करेगा। तो ये लड़ाई चलेगी,
क्योंकि ना इजराइल रुकेगा, ना वहां पे सत्ता पलट होएगी जैसे इजराइल चाहता है। फिजिकली ग्राउंड पे जब तक असॉल्ट नहीं करेगा अमेरिका और इजराइल, जब तक आज के दिन ईरान में सत्ता परिवर्तन नहीं कर सकते। ये अगर खोमेनी किसी तरह मारे भी गए, उन्होंने अगला नॉमिनेटेड है, पॉपुलेशन एक साथ है। एग्जाम्पल देकर आपसे सवाल पूछूं सर, जब रशिया यूक्रेन के बीच में भी जंग हो रही थी तो सब यही कह रहे थे कि जेलेंस्की ने बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन वही जेलेंस्की के पीछे पूरा देश भी आकर खड़ा हो गया। जो जेलेंस्की कमजोर हो रहे थे वो मजबूत बनकर उभरे। आज अगर अयतुल्लाह खमेनी के पीछे अगर उनकी जनता नहीं भी थी, इस तरीके की जंग तो उन्हें और ज्यादा बड़ा बना देती है। बिल्कुल। पूरे देश को आप यूनाइट कर देते हैं। यही हमने पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में भी देखा। कौन आसिम मुनीर, कौन उनको पूछ रहा था, क्या उनकी ताकत थी? लेकिन जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया तो उन्हें भी तो फील्ड मार्शल बना दिया गया ना। देखिए, किसी भी देश पे जब आक्रमण होता है ना और दूसरा मुल्क आक्रमण करता है तो उस देश की जनता पहले अपनी देश की सोचती है और अपने ये इंटरनल डिफरेंसेस की नहीं सोचती। तो इजराइल अब अटैक कर रहा है। अब जब इजराइल पे हुआ तो जब इजराइल पे हमास ने अटैक किया 7 अक्टूबर को, तो पूरा का पूरा इजराइल एक साथ हो गया, वरना ही वाज क्वाइट अनपॉपुलर। वहां तो स्ट्रीट पे लोग नेतन्याहू के अगेंस्ट जा रखे थे। नेतन्याहू पॉलिटिकल पावर लूज करने की हालत में थे। नेतन्याहू पे केसेस चल रहे थे फ्रॉड एंड करप्शन के, तो वो देश एक हो गया, भूल भाल गया अभी। तो जब भी किसी देश पे खतरा होता है, और जहां तक जेलेंस्की की बात है, जेलेंस्की तो लाया गया था, वो जेलेंस्की बिल्कुल एंटी रशिया था शुरू से, और उसकी वो एक स्ट्रेटेजिक मूव था अमेरिका का। 4-5 साल अमेरिका में रहा है ये जेलेंस्की। उसकी तो अगर पूरी अमेरिकन सिटीजन है ये। वो अमेरिका में रहा है 4-5 साल। किसने ट्रेन किया उसके इलेक्शन में, जिन्होंने फंड किया है उनकी भी तो डिटेल्स अवेलेबल है ना। उसको जब बना, पहले प्रेसिडेंट था, इलेक्टेड प्रेसिडेंट था, उसे छोड़ के भागना पड़ा यूक्रेन से। तो ये तो एक बहुत लंबी, तभी मैं कह रहा हूं ना, ये लड़ाई जो है चारों तरफ से रशिया को घेरने की है। अब प्रेसिडेंट पुतिन कब उठेंगे? उनको यूरोप की साइड से तो उनको था कि अगर नाटो यूक्रेन में आया तो रशिया इज अंडर थ्रेट। नाटो की लाइन वो यूक्रेन, बेलोरशिया वगैरह में नहीं आने देना चाहते। और ठीक इसी तरह से अब अगर साउथ से कितना वो ले सकते हैं, बिकॉज बीच में आर्मेनिया है, उज्बेकिस्तान है, कैस्पियन सी है, और अजरबैजान है, बीच में एक बहुत लंबा एक डिफेंस प्रोटेक्शन है बीच में। लेकिन कब तक वो इस चीज को लेंगे मैं समझता हूं, क्योंकि इस टाइम वो इंटरवेन नहीं करेंगे। लेकिन ग्लोबली प्रेशर जरूर बनाएंगे यूएन में, स्टेटमेंट से दुनिया को मोबिलाइज करने में, तो जरूर कुछ न कुछ। मल्टीपोलर जंग में अब आप कितने प्रेशर, कहां तक काम करते हैं और कैसे काम कर पाते हैं, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। स्ट्रेट ऑफ हार्मूज की हम बात कर रहे हैं, उसके ठप होने से भारत पर अब क्या प्रभाव पड़ेगा, उस पर हम चर्चा कर रहे थे। करते करते हम थोड़ा रशिया और यूक्रेन तक भी घूम आए। ये रूट दरअसल दुनिया के 26% ऑयल सप्लाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हॉर्मूज ठप होने पर ऑयल की कमी होगी और भारत समेत पूरी दुनिया पर इसका असर होगा। हॉर्मूज भारत के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वाटर रूट से होकर भारत का हर दिन बड़ी मात्रा में भारत तक ये तेल पहुंचता है। भारत प्रतिदिन 5.5 मिलियन बैरल तेल की खपत करता है, जिसमें से 1.5 मिलियन बैरल तेल इसी जलमार्ग से होकर आता है। दुनिया के तेल व्यापार का लगभग 1/4 हिस्सा इस जलमार्ग से होकर ही गुजरता है, जो खाड़ी देशों को हिंद महासागर से जोड़ता है। बहल सर, वापस से आते हुए तेल संकट से निपटने के लिए भारत के पास रोड मैप क्या है? देखिए, भारत के पास सबसे इंपॉर्टेंट रोड मैप है कि हमारे पास डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज आज बहुत ज्यादा है, और सबसे बड़ा जो हमारा फैक्टर है, हमारा पार्टनर है इसके अंदर, वो रशिया है। किसी जमाने में हम सिर्फ 1% उनसे तेल लिया करते थे, उससे भी कम, लेकिन आज हम 38% तेल हमारा वो फ्लक्चुएट करता है 35 से 40 के बीच में। और अभी कुछ समय पहले तो 21 लाख बैरल पर डे तेल जो है वो रशिया से आ रहा था। तो ये, और हमने उसको रिफाइन करके हम दूसरे देशों को भी बेच रहे थे, तो कहीं ना कहीं हमें डबल फायदा हो रहा था। सस्ता तेल मिल रहा था रशिया से, रिफाइन करके हम उसको बेच भी रहे थे। दूसरी चीज आती है, हमारे पास ब्राजील है, नाइजीरिया है, हमारे पास यूएस भी है। आप देखिए, यूएस में भी हमने नियरली डबल कर लिया मई और जून से, क्योंकि हम टैरिफ वाले इशू के ऊपर, जब टैरिफ डील की बातचीत चल रही थी, जो अभी रुक सी गई है वो 2 चीजों के ऊपर, तो उस बात
पे जब हम कर भी रहे थे तो हमने अपना 4,39,000 4,39,000 बैरल पर डे इंक्रीज कर दिया है तेल लेना अमेरिका से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया हमारे पास कि हमारे डाइवर्सिफिकेशन हो, और साथ में हमारे डाइवर्सिफिकेशन इवन एलएनजी के ऊपर भी है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस के ऊपर भी है। हम दूसरे देशों से वो भी टाई अप कर रहे हैं। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत आज एक डिफाइनिंग मोमेंट पे है, क्योंकि अगर जी का जो स्टेटमेंट है सर, मैं उसे थोड़ा इसमें पढ़ देती हूँ। वो ये कह रहे हैं कि वी इंपोर्ट रफली 4 मिलियन बैरल्स थ्रू अदर रूट्स। इस रूट ऑफ हॉर्मुज के अलावा, वो हॉर्मुज स्ट्रेट के अलावा, वो कह रहे हैं कि 4 मिलियन बैरल तो हम बैरल हम बाकी अन्य रूट से लेते हैं। और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैव इनफ स्टॉक्स, हमारे पास स्टॉक भी काफी हैं। मोस्ट ऑफ देम हैव स्टॉक्स अप टू 3 वीक्स, 3 हफ्ते तक का स्टॉक इस वक्त भारत के पास है। वन ऑफ देम हैज 25 डेज स्टॉक, मतलब केवल एक कंपनी की वो बात करें, उनके पास तो अकेले उनके पास 25 दिन का स्टॉक है। वी कैन इंक्रीज द सप्लाई ऑफ क्रूड through other routes. We are in touch with all possible actors. There is no cause of any alarm on this score. We will be watching the unfolding situation, and the Prime Minister has already spoken with all the major leaders. He has had a long conversation with President of Iran, calling for de-escalation. अब देखिए, भारत तो हमेशा यही कोशिश करता है कि कोई भी जंग लंबी ना चले। एक और मैं इनपुट दे दूं आपको। अभी कतर ने, यूएई और दुबई ने, इन्होंने प्लान किया है कि अगर ये स्टेट्स ऑफ हॉर्मुज इफेक्ट होता है, दे आर प्लानिंग पाइपलाइंस नाउ। मैं एक बार नक्शे में आकर आपको बताता हूँ। आप ये नक्शा देखिए आप, कि अगर ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज इफेक्ट होता है तो ये लैंड रूट से पाइपलाइन इनका सीधा कहाँ जाएगा। सर ये आप ये स्टिक का इस्तेमाल कर लें और बेहतर उधर नहीं जा पाएगा सर, ओमान में नहीं, इनका रेड सी में आएगा। नहीं, रेड सी भी आ सकता है। मतलब व्हाट दे आर प्लानिंग इज कि अगर ये इफेक्ट होता है स्टेट ऑफ हॉर्मुज और ये बोटलनेक बन रहा है, देन दे प्लान अ लैंड पाइपलाइन आइदर गोइंग ईस्ट और गोइंग साउथ टू द रेड सी। तो ये क्या होता है, हर एक जंग में जब विकल्प निकल के आता है, लोग लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं कि अगर अगली बार ऐसा कोई पंगा हो गए, हमारे पास अल्टरनेटिव अवेलेबल। ऑलरेडी दे हैव स्टार्टेड रेड सी रूट। आप इसमें कुछ ऐड नहीं, मैं ये कह रहा था वो बिकॉज यू सी ये जो ओमान है ना, यही तो हाउतीज का तो यही जो सऊदी अरेबिया यूएई का ओमान के साथ 36 का आंकड़ा, वो तो यही बॉर्डर है ना। तो बहुत नैरो उनके पास स्कोप रहता है। तो जितनी ये कंट्रीज हैं सब रेड सी पे बहुत डेवलपमेंट चल रही है, और हाउतीज भी रेड सी पे कंसंट्रेट करें, बिकॉज रेड सी पे अभी सऊदी अरेबिया और ये ट्राई सिटी कंट्रीज, तीनों कंट्री मिलके, जॉर्डन, इजिप्ट, एक सिटी बना रहे हैं वहां पे। और तो जनरली जो है पूरा का पूरा इनका थ्रस्ट है कि रेड सी का जो चैनल है खोल दिया जाए। ये जो इनका बंदर अब्बास पोर्ट है, ये हाँ, जो रेड, ये जो पहला यहाँ पे हाँ। नहीं, ये तो देखिए, ये तो यहाँ पे जाके कुवैत के बाद ये ब्लॉक हो गया ना, ये तो सारा का सारा पूरा का पूरा इफेक्ट करता है। अगर आप देखें तो कुवैत से स्टार्ट होके कतर, बहरीन, यूएई, ये तो सब इनको इंपैक्ट करता है ना, और सऊदी अरेबिया को इंपैक्ट करता है। तो अगर इंपैक्ट हो भी रहा है तो मिडिल ईस्ट को इंपैक्ट कर रहा है, इधर आपका एशिया को इंपैक्ट बेसिकली हमारा और हमारी जो एलएनजी एलपीजी जो है वो, और जो चाइनीज ऑयल जो ईरान से जा रहा वो। लेकिन चाइना के पास एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि रशिया चाइना पाइपलाइन जो है, ईस्ट कोस्ट पाइपलाइन जो है, उससे सिर्फ गैस ही नहीं, उसकी ऑयल का भी, क्रूड का भी प्रोविजन है। तो वो तो अपनी डिमांड वहां बढ़ा देगा। तो उसमें कोई चाइना पे इतनी मारामारी अभी नहीं है मेरे हिसाब से। इसमें मैक्सिमम अगर इंडिया ने अपनी इतनी फॉरवर्ड प्लानिंग कर रखी है तो आई एम श्योर चाइना ने भी अपनी फॉरवर्ड प्लानिंग कर रखी है। देखिए, और जहां तक फौज की बात है, हम तो 180 देश का हमारे पास सब कुछ है, ऑयल उसके हिसाब से। एवरीबॉडी, मोस्ट कंट्रीज वुड कीप 90 डेज ऑफ स्टॉक। हम 180 आर्मी का स्टॉक रखता है ऑफ ऑयल, तो उसमें कोई दिक्कत। लेकिन चाइना का मैक्सिमम इंपैक्ट होगा, स्टेट ऑफ हॉर्मुज का इंपैक्ट होगा चाइना में। जहां तक रेड सी की हम लोग बात करते हैं, रेड सी में जिबोती एक बेस है जहाँ पे काफी कंट्रीज का बेस। सो रेड सी इज नॉट सो इजी अ थिंग, चाहे वो जैसे पायरेट्स है वो करते रहते हैं। देखिए, मैं हमारे भारतीय दर्शक जो हैं उनके लिए जरूर ये बात कहना चाहूंगी, जो हरदीप सिंह पुरी कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि भारत के पास इनफ स्टॉक है,
भारत के लिए अभी चिंता की कोई बहुत आवश्यकता नहीं है और जो ऑल्टरनेटिव रूट्स और हैं उन्हें पहले ही एक्सप्लोर किया जा चुका है और इस पर भी जितनी ऑयल कंपनीज और जो ऑल्टरनेटिव रूट्स है उस पर भी लगातार काम चल रहा है। लेकिन अगर ये जंग लंबी चलती है तब इसका असर वैश्विक होगा।